बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, वो साइफर जो कि एक मौमा बना हुआ था, जो वही साइफर जो कि मार्च के आखिर में इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद के अंदर परेड ग्राउंड में जलसा करते हुए लहराया था, वही साइफर अब हुकूमत के गले की हड्डी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो साइफर को ना मानने की बातें किए चले जाती थी हुकूमत, दूसरी तरफ अब यह नजर आ रहा है कि साइफर के ऊपर तहकीकात भी होंगी, बात भी होगी और साइफर के जो मतन है उसके हवाले से भी तमाम इंक्वायरी की जाएगी। अब FIA की इंक्वायरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इसको सही राह पर और सही सिमत में कदम भी मानती है कि ठीक है, एटलीस्ट चलिए इंक्वायरी होना तो शुरू हुई, FIA से ही होना शुरू हुई। हालांकि जुडिशल इंक्वायरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि ज़्यादा बेहतर होगी, या JIT बना दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगी, लेकिन फिर भी वो समझते हैं कि ये सही सिमत में एक कदम है। यही वो साइफर है जिसकी वजह से और जिसके बाद सारे के सारे मामलात बिगड़ना शुरू हुए। ये क्लेम है इमरान खान साहब का। और ये हुकूमत जो अभी मखलूत हुकूमत बैठी है, वो कहती है साइफर का तो नाम निशान भी नहीं था, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी जो आपके खिलाफ आई, आप उसको पूरा करने में अपने नंबर्स नाकाम हुए तो उसके बाद आप साइड पे कर दिए गए, आप वजीर आजम की कुर्सी से साइड पे कर दिए गए। लेकिन आज इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजें, और इन दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की वजह से एक तीसरा सवाल पैदा होता है। पहली डेवलपमेंट ये हुई कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को उनका पासपोर्ट वापस मिल गया है, और उसके ऊपर उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो केस जिस केस के अंदर मेरा कुछ लेना देना भी नहीं था, उसके अंदर मेरा पासपोर्ट रखा गया और 3 साल तक ये पासपोर्ट रखा गया। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के लिए भी एक अच्छी खबर आज आई सामने, और वो कहते हैं कुछ अदालती फैसले अच्छे होते हैं, कुछ अदालती फैसले अच्छे नहीं भी होते। और ये फैसला था इमरान खान साहब को बेसिकली माफ़ी मिल जाने का। आपको याद होगा कि 21 अगस्त को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद इमरान खान साहब ने आला पुलिस अफसरान और एक खातून एडिशनल जज साहिबा को धमकी दी बेसिकली, और उसके बाद तौहीन अदालत केस के अंदर इमरान खान साहब को नोटिस जारी कर दिया गया। इस नोटिस के बाद इमरान खान साहब ने 2 दफा अदालत के अंदर माफीनामा जमा कराया है, एक 30 अगस्त को जमा कराया और दूसरा जो है वो 8 सितंबर को माफीनामा जमा कराया। इन दोनों माफीनामों के अंदर गैर मशरूत माफी का लफ्ज नहीं था। मामला फिर भी आगे गया और चांस दिया गया, और उसके बाद एंड ऑफ सितंबर की बात आई, 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद करना था, लेकिन यह फैसला किया गया इमरान खान साहब की जबानी माफी के बाद कि फर्द जुर्म आज नहीं आयद किया जाएगा और 3 अक्टूबर तक मामले को लेकर जाया जाएगा। 3 अक्टूबर के बाद बीच में ही इमरान खान साहब ने जाकर अदालत के अंदर उन जज साहिबा की गैर मौजूदगी के अंदर उनके अमले से कहा कि उनको बताइएगा कि इमरान खान आया था, माफी मांगने आया था, उनकी दिल आजारी हुई तो उसके लिए माजरत खा हूं। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की माफी कबूल करते हुए तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो वापस ले लिया, खारिज कर लिया। और आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कुछ रिमार्क्स थे वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। कहते हैं इमरान खान के बयान हल्फी से मुतमईन है, इमरान खान ने नेक नियति साबित की और माफ़ी भी मांगने गए। नॉट जस्ट दैट, इमरान खान का कचहरी जाकर खातून जज से माफ़ी मांगना भी अच्छा इकदाम था, यानी एक ऐसा कदम जो कि उनकी नीयत को बदनीयती नहीं बल्कि खुशनीयती की तरफ इशारा करता है। मरियम नवाज साहिबा को उनका पासपोर्ट मिल गया, इमरान खान साहब को माफ़ी मिल गई। अवाम को क्या मिला? अवाम को जाली अद्वियात मिली, जो कि सिंध के अंदर ऐसी अद्वियात जो कि एंटीबायोटिक्स वाली अद्वियात हैं, उनके अंदर सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट डाल के और चौक डालकर बेचा जा रहा है। ऐसी अद्वियात जो कि जान बचाने लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनके अंदर भी मिलावट और जाली अद्वियात की खबर सामने आ गई है। अवाम को क्या मिला, इसका जवाब अभी किसी के पास कोई नहीं है। इसी हवाले से बात करेंगे कि सारी सियासी जमातें जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं, लेकिन अवाम के बारे में कोई कुछ सोच रहा है या नहीं सोच रहा है, क्योंकि सैलाब ज़दगान अभी भी वहीं के वहीं बैठे हैं। इमरान खान साहब ने आज एक इंपॉर्टेंट बयान दिया है, और वही बात जो मैं अपने शो में तकरीबन 2 हफ्ते से कह रही हूं वो सच साबित हुई है। पहला राउंड हुआ था इमरान खान साहब का आला ओहदेदारों से गुफ्तगू में, वो इमरान खान साहब के
क़यादत, आला क़यादत का दूसरी जगह की आला क़यादत के साथ बातचीत चल रही थी, यानी सेकंड टियर बातचीत थी। उसके बाद प्रेसिडेंट हाउस के अंदर बातचीत शुरू हुई, बैकडोर डिप्लोमेसी चली। प्रेसिडेंट साहब ने उसी खबर की तस्दीक भी की बाद में, और अब इमरान खान साहब ने आज ये फरमाया है कि बेसिकली ताकतवर हलकों के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। जब आप मुज़ाकरात कर रहे होते हैं तो फिर बात नहीं करनी चाहिए, यानी इमरान खान साहब बात नहीं करना चाह रहे। कल के जलसे के अंदर कुछ कह तो गए न्यूट्रल्स के बारे में, लेकिन उसके बावजूद आज उन्होंने कुछ भी कहने से गुरेज किया। इसी हवाले से हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद होंगे मैं उनका तारुफ करवा दूं। सेनेटर डॉक्टर ज़रका साहिबा हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियोज में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़रका फॉर जॉइनिंग अस इन द शो। अली परवेज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और ऑफ कोर्स इकोनॉमी के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। इकोनॉमी का सवाल भी इसहाक डार साहब से पूछा गया था, उसके ऊपर भी मामला गोलमोल गया, उनसे पूछेंगे अली परवेज मलिक साहब से कि किधर जा रही है। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर एनालिस्ट है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और बीच प्रोग्राम में हमें जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनसे जरा कानूनी पेचीदगियों के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले अली परवेज मलिक साहब आपसे ही बात करते हैं। मरियम नवाज साहिबा को पासपोर्ट मिल गया, अवाम को क्या मिला? अवाम जो है अभी भी इस वक्त भी ये पूछ रही है कि डॉलर की कीमत तो नीचे आ गई, लेकिन अशया खुरोनोश की कीमतें कब नीचे आएंगी? पेट्रोल की कीमतें तो कम हो गई, लेकिन ट्रांसपोर्ट और किराया कब कम होगा? और इसके साथ साथ जो कर्जे हम पर चढ़े हुए हैं उनको कैसे कम किया जाए या उनको कैसे वापस किया जाए? ये वो सवाल आते हैं जो अवाम पूछ रहे हैं, लेकिन अब हुकूमत साइफर के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। अवामी सवालात के जवाब कब मिलेंगे अली साहब? अली परवेज मलिक साहब ने अपने इंट्रो के अंदर जी मैं आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है। हेलो जी जी फरमाइएगा। जी मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा था अनीका कि आपने अपने इब्तिदाइये में बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू दिया है। आई फुली अग्री विद यू कि पाकिस्तान इज अ फिट केस फॉर मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। गवर्नेंस के मामला जिनकी तरफ आपने इशारा किया, इसके अलावा सलाब जदगान की जो बहाली का मामला चल रहा है, देखें 3 करोड़ लोग बेयारो मददगार पड़े हुए हैं और हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है वो ब्रिंक्समैनशिप को तरजीह देना चाहती है और अपनी ताकत के हवस के अंदर इस सारे के सारे निज़ाम को एक्सट्रीम पे लेके जाना चाहती है। तो मैं उसके ऊपर सिर्फ अफसोस का इजहार कर सकता हूं, पर मैं उम्मीद यह रखूंगा कि बेटर सेंस विल प्रिवेल। और हमने जिस तरह एनसीओसी बना के कोविड को टैकल करने की कोशिश की थी, उसी तरह हम ये जो सलाब का मामला है उसको भी कोऑपरेशन के साथ ज्वाइंटली अटेंड कर सकेंगे और मईशत के लिए जो बुनियादी इस्लाहात चाहिए उसके ऊपर मिलकर काम अली परवेज मलिक साहब, कतर कलामी के लिए माजरत, यहाँ नेशनल फ्लड रिलीफ कोऑर्डिनेशन सेंटर बना हुआ है और वहाँ एहसन इकबाल साहब भी बैठते हैं, बाकी सारे इदारे भी मौजूद हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने एक इफ्तिताह भी करना था डैशबोर्ड का, जिसको उन्होंने गैर तसल्ली बख्श करार देके उसका इफ्तिताह नहीं किया कि दिस इज नॉट द रियल टाइम डाटा दैट वी वांट। लेकिन मेरा सवाल सादा सा ये है कि ये जो आप अफसोस का इजहार कर रहे हैं, ये बाकियों पर तो समझ आती है, लेकिन क्या हुकूमत की तरफ भी आपको ये नजर आता है कि ये मिसप्लेस प्रायोरिटीज हैं? अब गुजारिश इस तरह से है कि आपने फ्लड रिलीफ सेंटर की बात कर दी। देखिए डैशबोर्ड तसल्ली बख्श है कि नहीं है, दिस जस्ट प्रोवाइड्स यू विजिबिलिटी कि आज तक हुकूमत ने क्या किया है। और ये इसकी जो मेन फंक्शन है वो ये है कि डोनर्स को अश्योरेंस दे कि आपके पैसे सही जगह के ऊपर जा रहे हैं। जिस कोऑपरेशन की मैंने बात की थी वो ये थी कि फेडरल गवर्नमेंट्स और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आज मिल के लोगों को रिलीफ और लोगों को ये जो रेस्क्यू और लोगों की रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम कर सके, ताकि पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसके महदूद वसाइल होते हैं वहां पे वेस्टेज ना हो, वहां पे डुप्लीकेशन ना हो। तो वहां पे कौन से हमारे नेशनल लीडर ने अपने फेडरेटिंग यूनिट्स के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं उनको उस फ्लड रिलीफ सेंटर में जाने से मना किया? मैं आपके व्यूअर्स के ऊपर वो बात छोड़ देता हूं और आप यकीनन समझ गई होंगी वो सारी की सारी बात। मैं समझ क्या गई, डॉक्टर ज़रका साहिबा के लीडर की तरफ इशारा कर रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल। अब आ जाएं गवर्नमेंट की तरजीहात के ऊपर। तो मुझे बताएं कि जब तक ये अल्लाह ताला की तरफ से आफत नहीं आई थी तो पाकिस्तान ये जो पीडीएम की जो हुकूमत है, जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं, उनका सारे का सारा ध्यान किस मामले के ऊपर था? आप मुझे बता दें, क्या आप नहीं जानती कि पाकिस्तान वो स्टैंडिंग ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट? जब आपके पास फॉरेन करेंसी के रिजर्व जो थे वो $8-10 बिलियन के रह गए हुए थे, उसके साथ वो सारे के
सारे मांगे टांगे के रिजर्व्स थे और सारे नत्थी थे IMF प्रोग्राम की कंटिन्यूएशन के साथ। तो उस वक्त इमरान खान साहब जो बारूदी सुरंगें लगा के गए, जो बाद में शौकत तरीन साहब की कॉल की शक्ल के अंदर लोगों के सामने भी आ गई, तो मुझे बताएं उस वक्त क्या डिफॉल्ट से बचाना सबसे अव्वलीन तरजीह नहीं होती थी? हमने कहां पे जाके कुछ सियासी इंतकाम लेने की कोशिश की, हमने किसके ऊपर हीरोइन डाल दी? तो ये सारी चीजें आपने दहशतगर्दी का केस डाल दिया। आप कह रहे हैं आप अभी आर्टिकल 6 लगाना चाह रहे हैं अली परवेज मलिक साहब, आप कह रहे हैं हीरोइन तो छोटी चीज है, आर्टिकल 6 इज टू बिग। एक सेकंड जी, मैंने आपको पहले ही अपनी प्रायोरिटी बता दी और जब से सलाब आया उसके बाद सारे का सारा ध्यान फेडरल गवर्नमेंट का किस डायरेक्शन में, ये भी आप जाके देख लें, आपको पता चल जाएगा। हम तो जल्द से डिस्ट्रिक्ट जाके नहीं करते फिर रहे, हम तो स्टेजों का मुआयना नहीं कर रहे, हम तो जाके अपना जो फील्ड में काम है वो करने की कोशिश करें। अब आप बात कर रही हैं कि जी आपने दहशतगर्दी का मुकदमा लगा दिया, तो देखें मैंने तो इमरान खान साहब को यह मशवरा नहीं दिया था कि शहबाज गिल साहब को अपने बनी गाला का फोन दें और जाके फौज की सफों के अंदर बगावत की तरगीब करें, उसके बाद जज्बात में आके कंटेनर पे खड़े होकर जजों को लान तान करना शुरू कर दें। तो वहां पे आपका जो एंटी टेररिज्म लॉ है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आप गवर्नमेंट फंक्शनरीज को काम करने से रोकेंगे तो आपके ऊपर दहशतगर्दी की दफा लगेगी। वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इन्होंने जाके चैलेंज की, वो वहां से उसको खत्म हो गई, तो इसके ऊपर हमारा क्या लेना देना? आप ये क्यों भूल रही हैं कि इमरान खान साहब या नहीं लगा रहे? जी इमरान खान साइफर जी नहीं, आप आज साइफर के ऊपर, अब आप आर्टिकल 6 वाला, जी आप साइफर के मामले के ऊपर ही बात कर रही है ना। गुजारिश ये है कि लिमिटेड सर्कुलेशन का ग्रेड 1 साइफर आपके पास आता है, उसके अंदर वजीर आजम हाउस उसकी कॉपी मिलती है और ये वहां पे तय होता है कि 1 महीने के बाद उसको फॉरेन ऑफिस के अंदर वापस रिटर्न किया जाएगा। तो वजीर आजम साहब ना उसको रिटर्न करते हैं, अपनी जेब में डाल के जब एक आईनी तरीके से उनको निकाला जाता है, वो बनी गाला वो साइफर लेके चले जाते हैं। तो मैं आपसे पूछ सिर्फ इतना सा रहा हूं कि उन्होंने क्या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी की है कि नहीं की है? उन्होंने अपना जो हल्फ उन्होंने लिया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था मैं रियासत के मफादात को सबसे ज्यादा पैरामाउंट इंपॉर्टेंस दूंगा, मुकद्दम रखूंगा, क्या उन्होंने उसको वायलेट किया कि नहीं किया? अब उसके मुताबिक अगर FIA की ड्यूटी लग गई है, मेरी अर्ज तो सुने, लेट मी कंप्लीट। अब FIA की ड्यूटी लग गई है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के मुताबिक आप जाके उसकी चाराजोई करें, तो उसमें जो भी इस कानून को तोड़ने के ऊपर उनको दफा लगनी चाहिए वो लगेगी, वो आर्टिकल 6 हो या आर्टिकल कोई और हो, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। कानून आगे बगैर देखे के कटहरे में कौन खड़ा है उसको अपना रास्ता इख्तियार करना होगा। मुझे डॉक्टर ज़रका की तरफ भी जाने दीजिएगा, मुझे डॉक्टर ज़रका की तरफ भी जाने दीजिएगा। अच्छा, ये वाला आर्टिकल 6 का ये साइफर वाला मामला तो बाद में आया, इससे पहले भी आर्टिकल 6 डिस्कस हो रहा था। लेकिन डॉक्टर ज़रका, सारी बातें आपने अली परवेज मलिक साहब की सुन ली है। आप लोग जो हैं वो गलत सिम्त की तरफ लेकर जा रहे हैं, आप जलसे कर रहे हैं, आप जुलूस कर रहे हैं, आप सियासत कर रहे हैं, आप लोगों के मिनिस्टर्स फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे फ्लड रिलीफ के मामले के ऊपर। क्या कर रहे हैं आप लोग? जी बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मज़का खेज़ जो पॉइंट्स इन्होंने रेज़ किए, बात कर रहे हैं जी कि फ्लड्स के बाद वसाइल, और मुझे ये बताइए फ्लड्स के बाद ही काबीना उठ के चार्टर्ड फ़्लाइट पे न्यूयॉर्क गई, जहां प्लाजा होटल में रही, जहां आपका जूनियर मिनिस्टर जूनियर स्वीट में रहा, $4000 पर नाइट। आप $4000 को कन्वर्ट करें 220, 230, 240 से, और आप मुझे बता दें। और अब इन्होंने नया एक ड्रामा शुरू किया है कि हमारे तो सारे लोग अपने खर्चे पे गए। लाइन जी दिखाएं हमें बिल, हमें दिखाएं कौन सा बिल। छोड़ दें जी, बिल्कुल एयरफोर्स का जहाज उस पे अपने खर्चे पे गए। तो प्राइम मिनिस्टर का जहाज है ना मैडम, आप इनको बोलें कि अपने दिखाएं खर्चे। प्राइम मिनिस्टर का जहाज है, अपने खर्चे पे गए हैं ना। हाँ, नहीं वो बाकी खर्चा रिहाइश का उन्होंने किया, रिहाइश का हमें बताएं ना, हमें रसीद दिखाएं। अच्छा, देखें जिस तरह से ये पैसे लुटा रहे हैं, वो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज था, इन्होंने अराउंड द वर्ल्ड इन 3 मंथ्स कर लिया है। 70 इनके कैबिनेट के जो अराकीन है वो पूरा दुनिया फिर रहे हैं कचकोल लेके, हम फकीर, हमें पैसे दे दो, फ्लड्स के लिए पैसे दे दो। आपने तो मजाक बना दिया पाकिस्तान का, जाके टीवी चैनल्स के ऊपर एंकर से मांगना शुरू कर दिया। ये तो हालात हैं। और ये बात करें, आप इस वक्त हुकूमत में हैं, आप अपनी गवर्नेंस दिखाएं। आप इतने तजर्बाकार थे जो आए हैं, आपका ये तजर्बा नाकारा नाकाम हुकूमत कि आपने 160 रुपए 180 रुपए डॉलर को आप 240 पे ले गए, अब 10 रुपए कम करके हमारे सर पे एहसान पे कर रहे हैं। एक मिनट
और कौन आप सी बढ़िया? पेट्रोल आप किधर 100 रुपए बढ़ा के 10 रुपए कम करके लोगों के ऊपर एहसान करें। बिजली 18 रुपए थी यूनिट, अब आपने 55 रुपए कर दी। और बिजली क्यों नायाब हुई? मार्च में बिजली थी, अप्रैल में बिजली कहां गई? इन्होंने सोलर पैनल बेचने थे सलमान शहबाज को टर्की के थ्रू। ये इनके कारनामे, आप हमारा मुंह ना खुलवाएं। इनको बोले इन्होंने फ्लड रिलीफ के लिए क्या किया है। सबसे बुरा फ्लड आया है सिंध में और बलोचिस्तान में। आप बताएं क्या हो रहा है सिंध में, क्या इनकी डिलीवरी है? 14 साल से वहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीडीएम का हिस्सा है। पाकिस्तान डिप्रेसिव मूवमेंट है, इनकी 13 जमातें जो एक दूसरे को ओन नहीं करती। इधर माफियाज का हुकूमत है। बातें तो इनको करनी बहुत अच्छी आती हैं। अच्छा, मुझे और बता दें। लेकिन आप नहीं जितना टाइम बता आपने उनको दिया उतना ले, टाइम टाइम आप ले। मुझे देंगी। ले, दिस टाइम इज ले। नॉट ऑन। नो ले, आप नो पूरा नो टाइम नो ले, नो मेरा सवाल भी याद आप कर मुझे लेना। ये मैं तो नहीं, अली आप परवेज मुझे मलिक साहब के आप साथ पहले भी तो सवाल मुझे करी ये थी। बताएं, दे आर इन मुझे गवर्नमेंट मेरे एक सवाल सेंसिटिव का प्राइस जवाब दे दें। इंडेक्स 48% हो ठीक गई है, है। गौर आप करें। गरीब आदमी की बात कर मुझे रहे हैं, आप एक लोग तो सवाल का जवाब अमीर, देना हर चाहता था इनमें से एक अरबोंपति है और ये ताकतवर कहते हैं हलकों से क्या बातचीत हो रही है? कल आप तक पहले इमरान नहीं खान नहीं साहब नहीं ये नहीं कह रहे नहीं थे आप मुझे न्यूट्रल। बात खत्म करने दें। आप करें बात खत्म, लेकिन फिंगर मेरा सवाल पॉइंटिंग भी तो पहले ले लेना, मेरा इनका काम इनका सवाल जो करना है। केस है आपका जवाब भी आ जाएगा। मुझे ये बताइए, इस वक्त बांग्लादेश में इस वक्त 80 रुपए का डॉलर है, अफगानिस्तान में 86 रुपए का डॉलर है। पाकिस्तान में क्या आफत आई हुई है कि हमारे यहाँ 240 रुपए का अब 227 का हो गया, और आप दोबारा से इस हाफ डॉलर को ले आए हैं। जिन्होंने फॉल्स तरीके से 8 बिलियन पर ईयर ये स्पेंड करते थे स्टेट बैंक का डॉलर को फॉल्स प्राइस पे रखने के लिए। और अब बताइए, अब तो स्टेट बैंक अलग हो गया, अब ये क्या करेंगे? इन्होंने सिर्फ 2 काम किए। एक काम, इन्होंने नैब के कवानीन चेंज किए, अपने 1100 अरब की चोरी इन्होंने माफ करवाई, जिसमें अनफॉर्चुनेटली इन्होंने 4 लोगों को उनका कत्ल भी किया है, जिसमें के वो डॉक्टर रिजवान भी शामिल है। और उसके बाद इन्होंने अब एक सजा याफ्ता मुजरिम और उसकी बेटी, हम सबकी इज्जत करते हैं, हम किसी को बुरा नहीं कहते, लेकिन सजा याफ्ता मुजरिम जो कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर में मुल्क से बाहर गया और उसकी जो देने वाला था उसकी गारंटी, उसको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर, उसको आपने ये नहीं पूछा, उसको आपने प्राइम मिनिस्टर लगा दिया। अच्छा, मुझे ब्रेक से 24 अरब के उसके ऊपर केसेस है। आप मुझे बताएं, जिस दिन उस पे फर्द जुर्म आयद होना था उस दिन आपने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। मैंने आपसे पूछा, मुझे अरे ब्रिगेडियर साहब के पास जवाब होगा तो बड़ी खुशी से हम सुनेंगे। जवाब इधर कोई नहीं दे सकता। आप अली का ही प्रोग्राम अकेला करती तो अच्छा था, क्योंकि अली को ही सारा टाइम मिल रहा है। अली को आपने एक दफा इंटरप्ट नहीं किया, अली ने जो बोला 4 दफा इंटरप्ट किया, एक दफा नहीं किया। और मैंने तो आपको भी 2 दफा किया, लेकिन मैंने 4 दफा किया। बट आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। मैं ब्रिगेडियर साहब से अगला सवाल पूछूंगी और उसके बाद फिर मैं आप दोनों की तरफ भी आती हूँ। वक्त सारों को बराबर मिलेगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब को माफ़ी, मरीम नवाज साहिबा को पासपोर्ट और अवाम को धेला, ये मिला है। ब्रिगेड साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी। एक तरफ तो इमरान खान साहब ने कल काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल की बात की है और आज वो कह रहे हैं कि गुफ्तगू चल रही है, इंपॉर्टेंट लोगों से गुफ्तगू चल रही है, ताकतवर हलकों के साथ गुफ्तगू चल रही है, इसलिए बात करना मुनासिब नहीं होगा। ब्रिगेड साहब, तीसरा राउंड है तकरीबन ये, और दूसरा टॉप टियर लीडरशिप के साथ। मुझे बताइएगा, कुछ बेहतर होते हुए नजर आ रहा है, कुछ अदम इस्तेहकाम में ठहराव नजर आ रहा है आपको या नहीं? मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई। उसी तरह आवाज जो है ना आपकी आवाज अभी बहुत ज्यादा इको कर रही है। ब्रिगेडियर साहब को फोन लाइन पे ले लें। ब्रिगेडियर साहब को आवाज नहीं आ रही। अली, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर जरका की? उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जी आप लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, सिंध और बलोचिस्तान की तरफ तो देख लें, उसके बाद केपीके और पंजाब से शिकायत करिएगा। और वैसे भी पंजाब की हुकूमत तो आप तोड़ने का सोच रहे हैं ना, वो कहाँ तक पहुंचा?
अच्छा, गुजारिश इस तरह से अनीका कि सेनेटर साहिबा एक अच्छी खातून है, लाहौर से बिलोंग करती हैं, मैं इनको जानता हूं, पर इनकी शायद मजबूरी ये है कि इनकी जमात में तरक्की करने का सिर्फ एक ही मेयार है कि आएँ बाएँ शाएँ की गुफ्तगू करो। तो मैं ज़रा एक एक करके ज़रा इनका जवाब दे दूं। देखें, गुजारिश ये, इन्होंने कहा कि जी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के अंदर पाकिस्तान का केस लेके जो वजीर आजम साहब वहां पे गए कि माहौलियाती इंसाफ होना चाहिए, तो ये उस सारी की सारी विजिट को जो क्वेश्चन कर रही हैं, मुझे तो फ्रैंकली समझ नहीं आया कि इनका ऑब्जेक्शन क्या है। अगर ये है कि उसके ऊपर खर्चा ज्यादा हुआ है और वो जाके प्लाजा होटल में रहे हैं और उनको जाके कहीं और छोटे से होटल में रहना चाहिए था, तो मैं मैडम से गुजारिश ये करूंगा कि गूगल करके देखें, जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग होती है ना, तो CIA होटल क्लियर करके बताती है कि हेड्स ऑफ स्टेट ने कहां-कहां जाके रहना है और उनकी डेलीगेशन कहां पे रह सकती है। और उसके बावजूद अगर उनका ख्याल है कि कहीं पे पैसे का ज़िया हुआ है, तो ये सेनेटर है ना, असेंबली के अंदर इशू उठाएं, वहां पे वॉशिंगटन में जो हमारा मिशन बैठा है उससे सवाल करें, यहां पे आके आप लोग खुद ही क्यों नहीं बता देते? जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने बता दिया कि खर्चा मैंने खुद से किया, बाकी सबका भी खुद से किया, तो एक ही बारे में क्लियर कर देना। आप लोग क्यों सवाल को उठने दे रहे हैं? देखें, मुझे ये मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आला पंजाब भी थे, उस वक्त भी और आज भी अपना सारे का सारा इंटरनेशनल ट्रैवल का खर्चा वो खुद उठाते हैं। मेरे पास जब इस सवाल का मेरे पास डिटेल जवाब ही ना हो कि कितने डॉलर कहां पे दिए गए हैं, तो मैं आपको किस तरह जवाब दे दूं? ये सेनेटर हैं, ये जो दुनिया जहान के सवाल पूछती हैं वहां पे, तो ये इशू अगर इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो उठा लें वहां पे, शी विल गेट एन आंसर। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब आ जाए, इन्होंने बातें की कि जी कैबिनेट का साइज बहुत बड़ा है, तो बिल्कुल ठीक कह रही है, कैबिनेट का साइज छोटा होना चाहिए और आजकल के हालात में देखते हुए जहां पे हमें लीड बाय एग्जांपल करना चाहिए। पर मैं एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं गुजारिश ये करूंगा कि जी ये ऑनररी पोजीशंस है। मोस्ट ऑफ द तकर्रियां जिसको ये ऑब्जेक्ट कर रही हैं वो ऑनररी हैं, कोई पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं ले रही हैं। और इतनी गुंजाइश हुकूमत को दे दें कि ये एक मखलूक हुकूमत है, आपको डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना है। 72 से क्रॉस कर गया। देखिए, मैंने पहले आपको अपना जहन बता दिया और मैं उसके ऊपर आपको दोबारा क्या जवाब दूं। तीसरी बात ये है कि इन्होंने कहा कि जी बिजली बहुत महंगी है, बिजली बहुत महंगी है और उसका इन्होंने एड्रेसल कुछ नहीं किया। तो इनसे पूछें, जब $3 की गैस इनको मुहैया थी कोविड के टाइम के अंदर, जब वो कॉलर मिलता था, तो क्यों नहीं खरीदा? आज आपको पता है हुकूमत इनकी नालायकी की वजह से जो RLNG के प्लांट्स हैं वो कितने का ईंधन उसके अंदर जला रही है। 28 रुपए का जून के अंदर RLNG का ईंधन की खाली कॉस्ट आई है, उसके बाद जुलाई के अंदर 28 रुपए का ईंधन आपने जलाया RLNG प्लांट्स में। तो अगर आप अपनी नालायकी से इंतजाम ही करके ना जाएं और मजबूरन हमें महंगी RLNG खरीदनी पड़े, तो हम मुझे बताएं उसका कहां से जाके उसका बोझ अवाम के ऊपर ना डाले बगैर और क्या कर सकते हैं। तो गुजारिश ये, हर चीज का इस तरह से मजाक मत उड़ाएं, चीजों को करेक्ट करने की कोशिश करें, इस्लाहात की तरफ निशानदेही करें। मैंने आपके बेपनाह चैनल्स पे आके बात की है कि आज लोगों का तकलीफ का अजाला करने के लिए हमें करना यह चाहिए कि ये जो अपने मनपसंद लोगों को पाकिस्तान की अपनी सस्ती गैस दे के गए उसको डाइवर्ट करके सारे का सारा पावर सेक्टर में देना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को आपकी इंपोर्टेड गैस देनी चाहिए। आके कोई पॉजिटिव अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन तो करे ना। ये अभी कंट्रीब्यूशन आपने कर लिया, उनका टाइम गुजर गया ना। महंगाई की और डॉलर की मेरी अर्ज तो सुने ना अनीका, लेट मी कंप्लीट। जी मुझे मैडम से ये भी जरा पूछिएगा कि डॉलर की कीमत तय किस तरह होती है, जरा ये भी तो बता देना जो इन्होंने मईशत के ऊपर भाषण दिया। अगर आप मुल्क को वर्ज ऑफ डिफॉल्ट पे छोड़ के जाएं, टर्की की मिसाल ये नहीं देखती, 8 लीरा टू द डॉलर से उठ के 18 पे चला गया, क्योंकि वहां पे भी इमरान खान साहब की पॉलिसियों को वहां पे इंप्लीमेंट किया जा रहा था। $150 बिलियन उन्होंने इस चीज के ऊपर खर्च दिया। हमारे पास तो डॉलर ही मौजूद नहीं है, मांगे टांगे के डॉलर है। हम तो IMF प्रोग्राम को रिवाइव करके मुल्क को सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश करें, ये खामखा अपने खसारों का जवाब दें जिसकी वजह से आज हम इस मुश्किल हालात के अंदर। आई हैव वेरी लेस टाइम। ब्रिगेडियर साहब, ताकतवर हलकों के साथ मुज़ाकरात चल रही है इमरान खान साहब की, तीसरा राउंड है, और दूसरा वो जो कि इमरान खान साहब या टॉप टियर लीडरशिप जिसके अंदर इन्वॉल्व है, ये अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम जो कि अल्टीमेटली बाकी सारी इंस्टेबिलिटीज की तरफ लीड करता है, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये आपको कुछ ठहराव की तरफ जाती हुई नजर आ रही है ब्रिगेडियर साहब? नहीं, फिलहाल तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है एंड पर्टिकुलरली एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है, और वो सोच रहे हैं कि शायद उनके जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है वो उसी तरीके से वो हासिल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत के लिए ये एक टेस्ट है कि वो किस तरीके से तहम्मुल से
ये तमाम सिचुएशन के साथ जो है फेस करती है, और मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ रहेगी, उनके साइड पे रहेगी। और मेरे ख्याल में ये जो कोशिश है और काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी करती है, वो अपनी न्यूसेंस वैल्यू को एक्सप्लॉइट करना चाहती है। तो मेरे ख्याल में इससे इंशाल्लाह पाकिस्तान निकल आएगा। और अभी तक जो है ये एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पर्टिकुलरली कोशिश उसकी पीटीआई ब्रिगेड साहब, जी हाँ बिल्कुल, पीटीआई की कोशिश ये है कि पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ ही रहे। वो तो कह रहे हैं इलेक्शन करा लें, सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो जाएगा। जी हाँ, उसके साथ साथ वो चाहते हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम के साथ माशी अदम इस्तेकाम भी आएगा, और उनकी ओवरटली ये कोशिशें भी रही हैं। जिस तरह वो शौकत तरीन साहब की कॉल थी, और आपने देखा कि वो इसके केयर नहीं करते कि मुल्क जो है वो सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से माशी अदम इस्तेकाम की तरफ जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये वो चैलेंजेस है पाकिस्तान के इस वक्त। आई एम श्योर कि इस तरह की पॉलिटिकल सोच जो है वो कामयाब नहीं होगी, और पाकिस्तान इसमें से निकल आएगा, और इसका नुकसान किसी पॉलिटिकल पार्टी को पीटीआई को होगा। अच्छा, वैसे ब्रिगेड साहब बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, क्योंकि अभी पीटीआई विन विन सिचुएशन में नजर आ रही है। अगर एफआईए तहकीकात करता है या जो भी मामला आगे की तरफ जाते हैं, पीटीआई बड़ी पॉपुलर हुई है। मैंने इसी हवाले से सवाल करना है डॉक्टर जरका साहिबा से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले ब्रिगेडियर साहब ये फरमा रहे थे कि एक जमात, और मैं जमात का नाम भी ले लेती हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी अदम इस्तेहकाम करना चाह रही है। वो उनका मकसद है। डॉक्टर जरका, एक तो ब्रिगेड साहब ने जो गुफ्तगू की है उसका जवाब देना चाहेंगे, उससे पहले अली परवेज मलिक साहब ने भी जो गुफ्तगू की थी उसका भी जवाब। जी जी ज़रूर। ब्रिगेडियर साहब मेरे लिए बहुत मुकद्दम है, और जिस पार्टी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी मेरे लिए बहुत मुकद्दम है। नहीं, मेरा मतलब है यहाँ पे आपने ब्रिगेडियर साहब इज रिप्रेजेंटिंग अच्छा आर्मी इज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट। ठीक है अच्छा ठीक है। मैं तो सिर्फ यही पूछ रही थी कि किस मतलब कौन सा व्यू पॉइंट वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, बिकॉज मेरा ख्याल था ये पॉलिटिकल टॉक शो और उसमें एनालिस्ट होते हैं। तो ठीक है, जो आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक है, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है। ठीक है जी, ब्रिगेडियर साहब की सब बातें सर आंखों पे, मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ। जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई टोटली एग्री विद। अच्छा, तो मैं सिर्फ अली के जवाब दूंगी, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब का तो देखिए ना इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है, तो गुफ्तगू चल रही है। नहीं मैं उनकी नहीं, मैं देखिए बात सुने, मेरी किसी से गुफ्तगू नहीं चल रही। मैं तो बड़ा सीधा साधा बंदा हूँ, जो मुझे कोई कहेगा तो मैं उसको सीधा आगे से जवाब दे देती हूँ। आई हैव माई ओन व्यूज एंड आई विल एक्सप्रेस माई व्यूज विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी। मैं इसीलिए मैंने कहा कि मैं अली की भी बड़ी इज्जत करती हूँ। देखिए, हमें एक दूसरे की इज्जत करके आगे चलना है, हम सब पाकिस्तानी हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो प्राइम मिनिस्टर आपने इस वक्त बिठाए हुए हैं, 24 अरब का उनके ऊपर केसेस हैं एफआईए और नैब के। जिस दिन उन पे फर्द जुर्म आयद होना था उस दिन आपने उनको प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दिलाया। जिस दिन उनके बेटे पे फर्द जुर्म आयद होना था उस दिन आपने उनको चीफ मिनिस्टर का ओहदा दे दिया। तो ये कहाँ का तरीका है? और ये वो लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जो कि चौथी दफ़ा हुकूमत में आई है। इनको जितना इनको तजर्बा है, पहली दफ़ा 1979 में आए थे नवाज शरीफ साहब, तो 30 साल का तजर्बा इनकी, तो 3 जनरेशन। इस वक्त आप अगर ब्यूरोक्रेसी में भी देखें तो वो लोग जो इनके नवाजे में हैं, मियाँ बीवी साली साला सारे हुकूमत में हैं। और एक एक इनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, किसी पुराने का नाम ले लूँ, उनके भी बेटा दामाद बेटी सब ब्यूरोक्रेसी में। तो इनका तो माशाल्लाह इतना पुराना सिस्टम है और इतने इंट्रेंच्ड हैं। ये हमें हमसे कंपेयर कर रहे हैं 3.5 साल में, जिन्होंने वो हेल्थ कार्ड दिया आवाम को, जिसको इनकी ऑडियो लीक्स में मरियम बीबी रो रही हैं कि ये हेल्थ कार्ड बड़ा खतरनाक है। तो ये बातें रहने दें। आप मुझे ये बता दें कि फ्लड्स आए हैं इतने ज़बरदस्त, क्लाइमेट चेंज एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स असाइड, मरियम बीबी, हुसैन नवाज, हसन नवाज,
सलमान शहबाज, इन लोगों ने क्या डोनेट किया है फ्लड के वो लिए? डोनेशंस तो नहीं बताई जाती डोनेशन ना, तो डॉक्टर साहिबा। वो तो सिर्फ लेने का चक्कर है। जिस तरह किसी ने मुझे सेनेट में कहा, मैंने उन्हें कहा जी आप क्या दे रहे हैं, उन्होंने कहा हम तो सिर्फ लेने वाले हैं, देने का कोई चक्कर नहीं है। कौन तो सी ये जमात के लोग थे सेनेटर साहब? ये उस जमात के लोग थे जो जब पार्टियों के पास लोग नहीं होते तो उनको निकाला जाता है। आप समझ रही होंगी ना, जो कभी ठीक है। तीसरी पार्टी निकालती है, कभी कोई। अच्छा, दूसरी बात यह कि हमारी गवर्नमेंट में मार्च में 6% जीडीपी था, इस वक्त लेस देन 1% है। तो जाहिर है कि वो हमारी गवर्नमेंट की नालायकी थी। 150 इंडस्ट्रियां जो अभी बंद हुई हैं वो भी इनकी हुकूमत में हमारी नालायकी है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो कि चल पड़ी थी, उसका ख़त्म होना, उसका नीचे आना, वो भी हमारी नालायकी है। एक्सपोर्ट्स जो कि रिकॉर्ड हाई थी पाकिस्तान की 31 बिलियन पे, वो अब कहाँ चली गई, उसकी भी गलती हमारी ही है। रिमिटेंसेस जो हाईएस्ट थी एवर 20 बिलियन की आपकी रिमिटेंसेस थी, वो भी हमारी नालायकी है। अच्छा, हमारी हुकूमत में 40% टैक्स रिटर्न थी पिछले साल। इस साल अभी तक अक्टूबर तक एक्सटेंड हुई है डेट, 10% और 12% के दरमियान है। और उसके ऊपर से ये कि ये जो कुछ कर रहे हैं इस वक्त, ये इन्होंने क्या किया है? एक तो इन्होंने NRO 1 NRO 2 दिया, अपने केसेस खत्म किए, मरियम नवाज साहिबा को बरी उज़िमा किया, नवाज शरीफ साहब को बरी उज़िमा किया, और उससे ज्यादा बड़ा ये अब हिंदुस्तान, अब ये अमेरिका का एजेंडा, अमेरिका के साथ भी हम ओपन फॉरेन पॉलिसी रखना चाहते हैं पाकिस्तानी, मगर इस वक्त हिंदुस्तान के साथ जिस तरह की दोस्ती की जा रही है, कश्मीरियों के 1 लाख कश्मीरी जो शहीद हुए हैं उनके खून और उनकी लाशों के ऊपर, और जिस तरह से इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत जिस तरह से जाके इजराइल के साथ आपका दूसरा वफ्द जा चुका है, तो ये और फिर अब नेक्स्ट आपके साथ क्या होने वाला है कि आपका डिफॉल्ट और आपका जो नेशनल ट्रेजर है, आपकी जो न्यूक्लियर एसेट्स है, उनके ऊपर अब उंगली जाएगी। तो फिर आपका जवाब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ब्रिगेड साहब, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर।